साजिश, विश्वासघात और इच्छा की एक विकृत कहानी। भाग 4। कल अपना फैसला बता देना, ये कहते हुए अक्का साहब ने उनके आगे हाथ जोड़े और जिस पांव आई थीं उसी पांव लौट गईं। वे सभी सोच में डूब गए। दुर्वा ने मन ही मन कुछ ठान लिया और झटके से उठकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। इधर रात के 1 बजे उस सुनसान रंकाला के पास सत्या और उसके साथी शराब पी रहे थे। सत्या ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो सामने वाला बिल्कुल खामोश हो जाता था। उसके साथियों की लिस्ट बहुत लंबी थी। सभी उस पर जान छिड़कते थे, लेकिन उनमें से 3 उसके बहुत करीब थे, जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था। वे तीनों थे मनोज, मन्या, रमेश और दिग्विजय दिग्घ्या। मन्या सत्या का सबसे करीबी आदमी था। उसे सत्या का राइट हैंड कहें तो गलत नहीं होगा। काम में तीनों चतुर थे और शरीर से तंदुरुस्त, लेकिन रमेश और दिग्घ्या थोड़े अतरंगी स्वभाव के थे। सत्या अकेला ही शराब का बॉक्स पास रखकर उसमें से एक बोतल निकालकर सामने पानी की ओर देखते हुए पी रहा था। मन में लगी आग को शांत करने का वो बेकार कोशिश कर रहा था। उसके पीछे ये तीनों साए की तरह खड़े थे, लेकिन कुछ देर बाद रम्या और दिघ्या खड़े खड़े थक गए। उन्होंने मन्या की परमिशन से बॉक्स से 2 बोतलें उठाईं और थोड़ी दूर जाकर एक पत्थर पर बैठकर पीने लगे। आधी बोतल खत्म होते ही उन्हें नशा चढ़ने लगा। दिघ्या, तू कभी चांद पर गया है क्या रे? रमेश ने आसमान के चांद की ओर देखते हुए पूछा। नहीं रे, कभी मौका नहीं मिला, पर इच्छा बहुत है। वो अपनी गली वाली चंद्रा को याद करते हुए बोला। जैसे ही रमेश को उसकी बात का मतलब समझ आया, उसने उसे एक गाली दी। साले, मैं उस आसमान वाले चांद की बात कर रहा हूं। रमेश ने उस पर जलती हुई नजर डालते हुए कहा। मैं भी उसी चांद की बात कर रहा हूं। दिघ्या ने तुरंत बात संभालते हुए कहा। नालायक, तू कभी नहीं सुधरेगा। भाई के नियम जानते हो ना? अगर उन्हें गलती से भी तेरे इरादे पता चले तो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। रमेश ने सत्या की ओर एक नजर डालते हुए कहा। वो सब छोड़ रे, मुझे भाई की ये हालत देखी नहीं जा रही। क्या हाल बना लिया है उन्होंने अपना। मैं तो कहता हूं, अगर इतना ही खुद को तकलीफ हो रही है तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? दिघ्या बोला। उन्होंने ये किया है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी, वरना भाई ऐसा कभी नहीं करते, मुझे यकीन है, रमेश ने कहा। अरे पर जो भी वजह हो, किसी भी हाल में औरत की इज्जत पर हाथ नहीं डालना, ये तो हमारा नियम था ना। फिर भी क्यों किया उन्होंने ये सब? अब ये तो वही जाने। रम्या ने बची हुई पूरी बोतल गले से लगाते हुए कहा। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दिघ्या का मोबाइल बजने लगा, जिसे वो थोड़ी देर पहले वहीं पर भूल आया था। रिंग बजते ही सत्या का ध्यान भंग हुआ। उसने गुस्से में बाजू में देखा तो दिघ्या के फोन पर चंद्रा का नाम चमक रहा था। अब भाई पक्का चिल्लाएंगे। इस डर से दिघ्या दौड़कर वहां आया, लेकिन सामने चंद्रा का नाम देखकर वो भी स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रात के 1 बजे चंद्रा ने उसे कॉल किया है। सत्या ने झुंझलाकर एक बार उसकी तरफ देखा और फिर उसके फोन की तरफ, क्योंकि उसके मोबाइल की रिंगटोन थी, हे ईश्वरा, सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात, आनंदात, ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे। आज ये फालतू में मरेगा, मन्या ने उसकी तरफ बेचारगी से देखते हुए कहा।
दिघ्या ने डर के मारे आवंटा निगला और बिजली की तेजी से फोन उठाकर साइड में गया। लेकिन उसके फोन की आवाज इतनी तेज थी कि दूर से भी दूसरी तरफ का व्यक्ति क्या बोल रहा है सबको साफ सुनाई दे रहा था। फोन पर बात करने से पहले उसने मुंह के आगे हाथ रखकर चेक किया कि शराब की बदबू तो नहीं आ रही, जैसे फोन से शराब की बदबू उस तक पहुंच जाएगी। उसकी ये हरकत देखकर रम्या ने माथे पर अपना हाथ रख लिया। हेलो, वो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बोला, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि चंद्रा ने फोन किया है। हेलो दिग्या भाई, मेरा एक काम था। ये सुमी का बच्चा है ना परशा, वो सो ही नहीं रहा है। मैंने उससे कहा कि सो जा, नहीं तो दिघ्या मामा आकर तुझे खूब पीटेंगे। क्या आप उसे थोड़ा धमकाएंगे ताकि वो सो जाए? बहुत परेशान किया है इस छोकरे ने, वो बोली। ये सुनकर बहुत कंट्रोल करने के बाद भी रम्या और मन्या की हंसी छूट गई, लेकिन सत्या का गुस्सैल चेहरा देखकर उन्होंने तुरंत मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबा ली। चंद्रा की इस बात ने बेचारे दिघ्या के दिल में छंद से जो टूटे कोई सपना वाला गाना ढोल ताशों के साथ बजा दिया। गांव के मेले में उसने छुप छुप कर उसे अपना नंबर दिया था और बड़े स्टाइल में कहा था, तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल करना, मैं दौड़ कर आऊंगा। पर वो इस काम के लिए फोन करेगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बेचारे का दिल बुरी तरह टूट गया था। उसे उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने उसे भाई कहा था। पर वो सीधे उस पर गुस्सा नहीं निकाल सकता था, इसलिए वो उसके भांजे परशा पर चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ नमूने, सोता है कि नहीं अब, वरना वहां आकर तेरी कमर तोड़ दूंगा। वो जोर से चिल्लाया। सत्या ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। सत्या का चेहरा देखते ही उसकी आवाज एकदम धीमी हो गई और वो बड़े लाड़ से उस बच्चे से बोला, परशु, मेरा प्यारा बच्चा। सो जा ना राजा, तुझे पता है ना, जब 50-50 किलोमीटर दूर तक के बच्चे रोते हैं तो उनकी मौसी कहती है, सो जा, नहीं तो सत्या मामा तलवार लेकर आ जाएगा। उसने जैसे ही ये कहा, रम्या और मन्या ने फिर सिर पकड़ लिया। ये अपनी अर्थी खुद ही बांधने निकला है। रम्या मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि उसने खुद के साथ सत्या को भी उस बच्चे का मामा बना दिया था। दिघ्या ने गुस्से में फोन काट दिया और सत्या की ओर कातर नजरों से देखा। सत्या ने पास पड़ी खाली बोतल उठाई और पत्थर पर मारकर फोड़ दी। उसके हाथ में टूटी हुई बोतल देखकर दिघ्या को पसीना आ गया और वो भागकर दूर चला गया। रमेश भी उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा। सत्या ने चिढ़े हुए अपने माथे पर 2 उंगलियां मसली और वह बोतल फेंक दी। उन दोनों के जाते ही मन्या सत्या के पास आया और थोड़ी दूरी पर बैठते हुए बोला, भाई, कितनी पियोगे? बस करो अब, इससे तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर आपको अपने किए का इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों किया ये सब? इस पर सत्या थोड़ा मुस्कुराया और सामने की खाली बोतल उठाई। उसमें बची 2 बूंदें मुंह में टपकाईं और बोला, अरे वो प्यार ही क्या जिसमें जुनून ना हो, और वो जुनून ही क्या जिसमें नफरत ना हो। भाई, खुद को तकलीफ मत दीजिए। दर्द हो रहा है रे, बहुत दर्द होता है यहाँ, उसने अपने दिल पर उंगली से मारते हुए कहा। अब जब इतना ही दर्द हो रहा है तो फिर क्यों किया ये सब? आपने सिर्फ उन्हें ही सजा नहीं दी, बल्कि खुद को भी सजा दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ये? इस पर वो सिर्फ मुस्कुराया और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसका संतुलन बिगड़ने ही वाला था कि आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। शिवा मेरे कलेजे का टुकड़ा था। बचपन से उसे बेटे की तरह पाला मैंने, पर आज वो भी मेरे साथ नहीं है। और वो तो अब इस जन्म में कभी मेरी नहीं होगी, ये जानता हूं मैं। बहुत स्वाभिमानी है वह, खुद मर जाएगी, पर मेरे जैसे रेपिस्ट से प्यार नहीं करेगी। वह मन्या के कंधे पर हाथ रखकर आंखों की पलकें झपकाते हुए बोला, जाने दीजिए भाई, बहुत रात हो गई है, चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। घर? किसका घर? कैसा घर?
मेरे अपने सभी लोग मुझसे दूर चले गए हैं। बचपन में माँ चली गई, अब शिवा भी दूर गया। अप्पा भी मन से दूर हो गए और अक्का ने तो ऐलान कर दिया कि मैं मर गया हूं, और अब वह भी मुझसे दूर हो गई। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं जिंदा क्यों हूं। होश में नपे तुले शब्द बोलने वाला सत्या नशे में अपने मन की सारी भड़ास निकाल रहा था। भाई, आपने जो किया वह गलत था, पर अब जो हुआ सो हुआ। आपके सभी लोग आपसे दूर नहीं गए हैं। हम आपके साथ हैं, हर हाल में, क्योंकि हमें पता है कि आप जो भी करते हैं उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। आपने मैडम के साथ जबरदस्ती क्यों की, ये मैं नहीं पूछूंगा, पर इतना कहता हूं कि शादी के बाद उन्हें तकलीफ मत दीजिएगा। आखिर आपका पहला प्यार है वो। पहला प्यार? वह थोड़ा हंसकर बोला, प्यार शब्द मेरे लिए बना ही नहीं है। मुझ जैसे गुंडे मवाली से कौन प्यार करेगा? वह बहुत सीधी सादी है रे, पर मेरा वैसा नहीं है। मेरी सुबह शराब से शुरू होती है और रात बंदूक की गोलियों पर खत्म होती है। मुझे हक नहीं किसी से प्यार करने का, और मैं अब इस लायक ही नहीं रहा कि कोई मुझसे प्यार करे। मन्या उसकी आंखों में पहली बार आंसू देख रहा था। अपने भाई की ये हालत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चल, घर छोड़ मुझे। घर का वह अकेलापन मेरा इंतजार कर रहा है, सत्या बोला। मन्या ने दूर से रम्या और दिघ्या को आवाज दी। वे दौड़ कर आए। रम्या गाड़ी लेकर आया और तीनों ने सत्या को घर छोड़ा। घर पहुंचते पहुंचते वह सो चुका था। अक्का साहेब उसका इंतजार करते हुए जाग रही थीं। उसे इस हालत में देखकर उनकी आंखें भर आईं। रिश्ता तोड़ने की बात कितनी भी करें, आखिर वह उनका पोता ही था। तीनों ने उसे बिस्तर पर सुलाया। अक्का साहेब ने उन्हें जाने को कहा और वे सिर झुकाकर चले गए। उनके जाते ही अक्का साहेब ने उसके जूते उतारे और उस पर चादर ओढ़ी। उसके कमरे से बाहर जाते समय उनके कदम ठिठक गए। वे वापस मुड़ी, उसके माथे पर हाथ फेरा और बोली, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों हमारा विश्वास तोड़ा? अगर तुम्हें उससे शादी ही करनी थी तो जबरदस्ती क्यों की? बहुत गुणी लड़की है वो। अगर तुम उसे प्यार से इस घर में लाते तो वो सोने जैसा संसार बसाती। अब ये शादी भले ही हो जाए, पर वो सिर्फ समाज के लिए होगी। इसके पीछे शुरू होगा कभी न खत्म होने वाला एक महाभयंकर युद्ध, जिसमें तुम दोनों में से कोई भी जीते, पर हार सिर्फ तुम्हारे रिश्ते की होगी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, कमरे की लाइट बंद की और अपने कमरे में सोने चली गईं। आगे क्या होगा, जाने के लिए पढ़ें अगला भाग।